यकीनन ये मनाज़िर अगर देखे भी होंगे तो आंखें बंद कर ली होंगी, चाहे अरब दुनिया हो, चाहे मुस्लिम वर्ल्ड हो। ये लेबनान के हैं, गज़ा और फ़लस्तीन के नहीं, कि जंग गज़ा से फ़लस्तीन से होती हुई अब लेबनान में आ गई है, क्योंकि इसराइल और उनके सरपरस्त ये समझते हैं कि लेबनान एक ऐसा मुल्क है जहाँ एक तो ईरानी इन्फ्लुएंस बहुत है और जो ज़्यादा इन्हें मुज़ाहमत दे सकता है। फिर ईरान के लेबनान की सिचुएशन भी बड़ी कॉम्प्लेक्स है और उसको भी शायद वो कैपिटलाइज़ करने की कोशिश करे, उसमें तकसीम करने की कोशिश करे। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। डॉक्टर नासिर अब्बास शिराज़ी हमारे साथ हैं। शुक्रिया नासिर साहब। आप जो वाक़या हुआ बहुत बड़ा, एक अस्पताल को जो हिज़बुल्लाह का कहलाता है उसके करीब एक धमाका हुआ। अभी मैं एक लेबनानी जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, वो तो कह रहे थे 20 शहादतें हुई, कुछ 100 के करीब शदीद ज़ख्मी हुए। यानी ये एक इंतहाई बेईमाना होता है एक्ट। तो ये जो लेबनान की तरफ जंग आई है फ़लस्तीन से गज़ा होती हुई और लेबनान होती हुई, तो ये कि वो जो इसराइली वज़ीर आज़म पर हमला है उसका रद्द-ए-अमल है, कि वो ये समझते हैं कि ये आखिरी बड़ी जो है वो एक रेजिस्टेंस की जगह है लेबनान, इसलिए एक बार इसराइली बर्बरियत इस तरह देखने में आ रही है। जी, अहम क्वेश्चन है। देखिए, गज़ा के अंदर भी अभी वो अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सके जो उन्होंने कहा, और ये मैं अभी अपनी बात कर रहा हूँ। मीर शाइमर आप जानते हैं कि एक दुनिया का इस वक्त टॉप इंटरनेशनल रिलेशन के माहिरीन के तौर पे शुमार होते हैं। उन्होंने भी कहा कि डिकैपिटेशन यानी अहम शख्सियात की शहादत, फिर उसके बाद कलेक्टिव पनिशमेंट जिस तरीके से आप वहाँ देख रहे हैं, और उसके बाद लोगों डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों अहदाफ के अंदर इसराइल नाकाम हो गया है। और जो लोगों की कमिटमेंट, लोगों का वहाँ पे रेजिस्टेंस, लोगों का फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद को जारी रखने का आज़्म, हत्ता यहया सिनवार की शहादत के बाद जो मैंने वीडियो इंटरव्यू सुने वहाँ के मकामी बूढ़ों के, औरतों के, बच्चों के, वो सारे ये थे कि यही बात है और इसराइल के खिलाफ रहने के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस के अलावा कोई चारा नहीं है, वरना हमारी नस्ल दर नस्ल ह्यूमिलिएशन के अंदर ज़िंदगी बसर करेगी, लिहाजा इनको एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब, लेकिन एक और की जो थैंक्स गॉड कि वो पुरानी जैसी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रही। आपको याद होगा कि वहाँ जो सिविल वॉर रही और फिर एक बड़ी मुश्किल से उसको रिजॉल्व हुआ। कहीं एक ख्याल ये आ रहा है कि ईरान जब यहाँ लेके आया सब में, सॉरी जिसे कहते हैं हिजबुल्लाह, तो ये पुराना कहीं, क्योंकि उससे सॉरी टू से बहुत ही मैं गार्डेड अब इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसराइल इसको एक्सप्लॉइट भी करना चाहता होगा कि जो ख़ुद लेबनान की जो एथनिक और रिलीजियस डिवाइड है, इससे आप नहीं समझते? ये दुरुस्त है। देखें, उन्होंने अभी दरियाए लितानी तक का एरिया तो अपना इमीडिएट हदफ करार दिया हुआ है, जो तकरीबन 20 किलोमीटर आगे है। फिर उसके बाद वो ये चाहते हैं कि हिजबुल्लाह का इलाका जो जनूबी लेबनान है वो तकरीबन इवैक्यूएट हो जाए, खाली हो जाए, उसके लिए उन्होंने इवैक्यूएशन आर्डर पास किए हैं। और उनका ये ख्याल है कि जब हिजबुल्लाह को इस इलाके से निकाल दिया जाएगा तो ये जो कम्युनिटी जो हिजबुल्लाह की स्टांच सपोर्टर है, जब ये डिस्प्लेस हो जाएगी तो अल्टीमेटली आगे बैरूत मिक्स है, बैरूत का सिर्फ जो जाहिया वाला सबर्ब है वो चूंकि हिजबुल्लाह सपोर्टेड है, तो उसको वो हैविली बम्बारमेंट करके तो लोगों को वहां से भी डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो वो बुनियादी तौर पे ये चाहते हैं, या उनका ख्याल ये है कि इस पूरे अंदर एरिया के अंदर से मुज़ाहमत भी खत्म हो और मुज़ाहमत के लिए जो अवामी हिमायत है वो भी खत्म हो, और जो अवामी हिमायत रखने वाले इलाके हैं वो इलाका उनसे खाली करा के उसे इसराइल एनेक्स करे। चूंकि आपके इल्म में है कि 2000 पे इन लोगों ने इसराइल से आज़ादी हासिल की थी और जनूबी लेबनान इसराइल ने एनेक्स कर लिया हुआ था। फिर 2005 के अंदर 6 के अंदर जो वार हुई, उस वार में हिजबुल्लाह ने जो इसराइल को शिकस्त दी तो आपके अलार्मिंग सिचुएशन हो गई, और उन्होंने भी मुसलसल तैयारी की और हिजबुल्लाह ने भी मुसलसल तैयारी की, क्योंकि हिजबुल्लाह को पता है कि इसराइल के जो तोसी पसंदाना अज़ाइम है वो नेचुरल उसकी जगह पहले लेबनान है और दूसरी तरफ फ़लस्तीन है। अब उनके सामने हदफ यह है कि वो इस एरिया को टेक ओवर करना चाहते हैं ताकि इसराइल की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की कमी है उसको ओवरकम करें और उसको एक ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ा के ले जाए। और ये भी मैं नहीं कह रहा, इसराइल के मिनिस्टर्स ने मल्टीपल टाइम इसको रिपीटेडली ये कहा है।
अब वहां पे जो उनकी कैलकुलेशन की कमी है वो ये है कि वो हर जगह सिविलियन कैजुअलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के ऊपर बम्बारमेंट, घरों के ऊपर बम्बारमेंट, एक खौफ और पैनिक क्रिएट करते हैं और उनका ख्याल ये होता है कि उसके नतीजे में रेजिस्टेंस भी साथ ही चली जाएगी। लेकिन यहाँ बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल की तैयारी नजर आती है। आज 27th डे है डॉक्टर साहब, मुजाहिद भाई, 27th डे इसराइल जैसी मिलिट्री माइट ने इतना बड़ा असल्ट, 70,000 पहले थे उनके ट्रूप्स और अब 20,000 मजीद लेके 90,000 ट्रूप्स मेस्ड हैं लेबनान के बॉर्डर के ऊपर और कोशिश उनकी सिर्फ एक है कि मैसिव बम्बार्डमेंट के साए के अंदर कम से कम वो ग्राउंड टेक ओवर करें और जियोग्राफिकल जो है वो एरिया का कब्जा करें। लेकिन आप हैरान होंगे कि इस सारे अमल के दौरान इस वक्त मैं वेस्टर्न सोर्सेज को कोट कर रहा हूं ताकि एक रियल पिक्चर आपके सामने आए। वो कहते हैं कि कम से कम जो है वो 1000 इसराइली टॉप ट्रूप्स, जो एलीट ट्रूप्स जिनको कहते हैं गोलानी ब्रिगेड और इस टाइप के, न सिर्फ ये कि वो जख्मी हैं, शदीद इंजर्ड हैं और 100 से ज्यादा लोग जो उन्होंने तस्लीम किया वो मारे जा चुके हैं। और उनका जो सिंबल है वो 2 है, एक मिरकावा टैंक है जिस पे तकरीबन डेली की 2 है, टोटल 400 उनके पास ये मिरकावा है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो 400 में से आप समझिए कि अगर 27 डेज हो गए तो डेली 2 मिरकावा टैंक्स या 3 ये रेजिस्टेंस तबाह कर रही है। और जिस तरफ आपने इशारा किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपने डिस्प्लेस किया था फलस्तीनियों को और लबनानियों को, लेकिन इस वक्त नॉर्दर्न इसराइल के अंदर लाखों लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ रहा है। इस वक्त जब हैफा के ऊपर अटैक होता है तो कम से कम कल इसराइल के हार्तिज अखबार ने दिया कि 0.5 मिलियन पीपल आर इन द शेल्टर्स जब हिजबुल्लाह ने वहां पर अटैक किया। तो सूरत हाल अब उनको अंदाजा नहीं था, कैलकुलेशंस उनकी गलत थी कि इस सारे क्राइसिस के बावजूद और टॉप लीडरशिप की शहादत के बावजूद ये कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे और उनके ऑक्यूपेशन और डॉक्टर साहब ये दुरुस्त है कि एक ये तो खैर मानना पड़ेगा, बहरहाल यानी दुश्मन बहुत ताकतवर है, खासतौर उनकी जो इंटेलिजेंस है। अब ये ठीक है, कोई अच्छे अल्फाज में याद तो नहीं करूँगा, लेकिन देखिए उन्होंने इस्माइल हानिया को टारगेट किया, उन्होंने अभी ये जो रिसेंटली 2 बार किया, लेकिन उनकी शहादत तो फ़र्क नहीं पड़ता चाहे हिजबुल्लाह हो या हमास हो उनकी क़यादत। लेकिन पूरी अरब दुनिया की सफ़ाकी उससे ज़्यादा, मतलब ये कि ठीक है इस्लामाबाद में शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई है तो क्या मतलब है शंघाई कॉन्फ्रेंस या ब्रिंक्स हो रही है, क्या इन्हें 50,000 लोगों की शहादतें नज़र नहीं आ रही दुनिया को? आप एक आइडियल किस्म के जो है एजेंडा रख लेते हैं, नुकात रख लेते हैं, मौसमियात रख लेते हैं, ये जो इतनी बड़ी आबादी है क्या इनके हेड ऑफ द स्टेट्स को हमारे नज़र नहीं आती? अथॉरिटी टू से मैं मोहतात अल्फाज में अपने इस्लामाबाद में करूँगा कि जी खुश है हमने कर लिया, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द फिर अपने हमारे इलाकों में क्या हो रहा है, अरबों में क्या हो रहा है, इस पर हमारी खामोशी है। हम एक करारदाद टेररिज्म के खिलाफ पास नहीं करा सके। मुझे भी मैं आपने 2 बातें की हैं, मैं दोनों को कंटिन्यू करूंगा। पहली बात आपने की इसराइल की मिलिट्री और इसराइल की इंटेलिजेंस सुपीरियरिटी की। देखिए हम जब कंपैरिजन करते हैं ना तो एक हम ऑर्गेनाइजेशन का एक रेगुलर फौज के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। इसके अंदर टैंक का मुकाबला टैंक नहीं होता है, ये आप समझे हाथी का मुकाबला फील्ड से है, यानी उससे है जो परिंदे है उससे है। एग्जैक्टली इसी तरह आप ये देखिए कि सवाल तो इस वक्त इसराइल के ऊपर है कि गोलानी ब्रिगेड्स का हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर हैफा के साथ है, हेडक्वार्टर के अंदर जो है वो लास्ट डिनर के नाम से वो डिनर कर रहे हैं और उनकी एलीट कमांडोज हैं और वहां पे हिजबुल्लाह का ड्रोन जाता है और उसको हिट करता है, तो वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और सायरन भी नहीं बजे और दुनिया ने देखा 100 की कैजुअलिटीज। फिर उसके बाद इसराइल का वजीर आजम जो सबसे सिक्योर एरिया होता है वहां उसका अपना घर है, वो उसको सिक्योर नहीं कर रहा और हिजबुल्लाह का जो ड्रोन है वो उसके बेडरूम को लगा है, उसने अब वीडियोस जारी कर दी हैं और उसकी एहलिया ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है और खबरें हैं कि उनका जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है वो मारा गया है। इसका मतलब ये है कि ये फेलियर इसराइल के एंड पे अब ज्यादा है, क्योंकि कंपैरिजन करते हुए इसराइल विद कलेक्टिव वेस्ट हमने देखना है और हिजबुल्लाह को एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखना है जो मुजाहमत कर रही है। दूसरा आपने पाकिस्तान के हवाले से बात की, मैं अगर आपको ये कहूं कि ये जो लोग फलस्तीन का और लबनान की सरजमीन से इसराइली एग्रेशन के मुकाबले में दिफा कर रहे हैं, अगर मैं ये कहूं कि ये सारी मुस्लिम वर्ल्ड का दिफा है, मैं जियो स्ट्रेटेजिक को समझता हूं, जियो पॉलिटिक्स के हवाले से मेरी महारत है, मैं आपको बताऊं कि इसका डोमिनो इफेक्ट आता है। अगर फॉल करता है लेबनान तो फॉल करेगा सीरिया,
सीरिया फॉल करेगा तो अल्टीमेटली ये पूरा एरिया जो है जिसके अंदर पाकिस्तान और ये ईरान और इराक ये सारे शामिल है, मक्का मदीना तक उनके क्लियर कट डिजाइन्स हैं कि वो ग्रेटर इसराइल में मक्का और मदीना को शामिल किए हुए हैं। ये मुस्लिम वर्ल्ड का भी दिफा है और ये पाकिस्तान का, जो हम बीइंग पाकिस्तानी बात करते हैं, क्योंकि हमारी ग्राउंड्स जो है वो आइडियोलॉजिकल हैं और अगर कोई भी दरख्त अपनी जड़ों से कट जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इसी तरीके से आइडियोलॉजिकल कंट्री अगर अपनी आइडियोलॉजी से डिस्कनेक्ट हो जाए वो भी सर्वाइव नहीं कर सकता। हमारी आइडियोलॉजी जो कायदे आजम ने, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, फिर उसके बाद जो पाकिस्तान की बुनियादी फॉरेन पॉलिसी रही है, वो इसराइल के मुकाबले में फलस्तीन की एक स्टेट के तौर पे सपोर्ट रही है। आपने दुरुस्त कहा। अलबत्ता मैं एक इसके अंदर एक पॉजिटिव चीज भी, चूंकि मैं खुद उसके बोफा के साथ मिलकर उसको डिजाइन कर रहा था, इससे पहले जो उन्होंने प्रपोजल बनाया था ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो प्रेसिडेंट हाउस में हुई, उसमें इसराइल को कबूल, एक लिहाज से कबूल करने की टू स्टेट थ्योरी की भी बात की गई थी और 1967 से पहले की बाउंड्रीज की बात की थी। लेकिन जब हमने उसके ऊपर रोल प्ले किया और इंटेलेक्चुअल जो उनको उसका पर्सपेक्टिव दिखाया कि रियल क्या है, तो उन्होंने चेंज किया और फिर जो कलेक्टिव वो आई है डिक्लेरेशन, वो ये आई है कि पाकिस्तान ने सिंगल फलस्तीन की बात की है। डॉक्टर नासिर साहब, मैं और ज़्यादा तफसील से आपकी बात करना चाह रहा था, लेकिन इशू ऐसा है, लेकिन मुझे कैमरे की जानिब से एक ब्रेक की जानिब करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से हमेशा आगाही हासिल होती है, वेल इन्फॉर्म्ड है। इसी मौजूद पर गुफ्तगू जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। GTV में मुजाहिद भी एक बार फिर आपको खुशामदीद करता है। और बहरहाल जुडिशरी पर बहुत गुफ्तगू हो गई और ये अफसोसनाक अमर है कि हमारे तमाम स्क्रीनों का मौजू व महवर सिर्फ़ एक लोकल मसाइल तक रहते हैं और हम ये नहीं देखते कि सारी दुनिया में क्या हो रहा है और जिसके असरात मुस्तक़बिल में हम पर क्या पड़ सकते हैं। एक साल तो हो ही गया फ़लस्तीन को जलते हुए, गज़ा और अब बैरूत और लेबनान को निशाना इसराइल ने बनाया है। वहदत काशिफ अली साहब, मज़ीद काशिफ अली साहब गहरी नज़र रखते हैं मशरिक़ वस्ता पर। शुक्रिया आपने काशिफ हमारे लिए वक्त निकाला। काशिफ साहब, अगर सारी दुनिया भी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, UN की कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे यहाँ भी, खैर मैं इसको काउंट नहीं करता, चलने शंघाई पे थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसराइली बर्बरियत रुक नहीं रही। फ़लस्तीन देख लिया आपने, गज़ा देख लिया और अब वो समझते हैं लेबनान को भी इसको तक ले आए इस वॉर को। तो लेबनान क्या सस्टेन कर सकेगा? जो बहरहाल अभी ठीक है, पहले से सूरत बेहतर है, लेकिन बहरहाल इतना ताकतवर तो नहीं है ना कि ज़्यादा अगर अकेला रहा तो बर्बरियत बर्दाश्त कर सके। काशिफ साहब। जी मुजाहिद साहब, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये लेबनान के अंदर जो इस वक्त जंग हो रही है या इससे पहले जो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस ने जन्म लिया, वो किसी की प्रॉक्सी वार नहीं है। अब देखें उसका अगर हम तारीखी एतबार से देखें तो 1982 में या उससे पहले लेबनान में हिजबुल्लाह का वजूद नहीं था, लेकिन जब इसराइल ने जनूबी लेबनान को कैप्चर किया, इलीगली उस पर कब्जा किया, वहाँ पर उसकी फौजों ने इन्वेड किया, वहाँ पर उन्होंने जो फिर कवराना जंग थी वो सिविल वार को वहाँ पर उन्होंने शुरू किया और उसको बाकायदा तौर पर कैप्चर किया। उस कब्जे ने हिजबुल्लाह को जन्म दिया। इसी तरह अगर हम गजा के अंदर देखें तो वहां पर हमास का 1988 तक कोई वजूद नहीं था, लेकिन गजा और वेस्ट बैंक को कैप्चर करने की वजह से वहां पर हमास ने जन्म लिया। सेम इज द केस आप इराक के अंदर देखें, वहां पर जो मज़ाहमती ग्रुप हैं हशद शाबी की शक्ल में, वहां पर अमेरिका ने ऑक्यूपेशन किया, उसके नतीजे में वहां पर रेजिस्टेंस ग्रुप सामने आए। तो ये जो वेस्टर्न मीडिया इसको फ्रेम करता है कि ये वहां इन ममालिक में जिनका मैंने आपको जिक्र किया, लेबनान की मिसाल है या फ़लस्तीन के अंदर, गजा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर या इराक के अंदर जो मुज़ाहमत हो रही है वो किसी की प्रॉक्सी है, तो ये जो फ्रेमिंग है, पहले तो ये फ्रेमिंग ही गलत है। ये दरअसल इलीगल ऑक्यूपेशन है, चाहे वो अमेरिका का इलीगल ऑक्यूपेशन हो, गैर कानूनी उसका कब्जा हो, या फलस्तीन के अंदर या लेबनान के अंदर इसराइल का गैर कानूनी कब्जा हो, इलीगल ऑक्यूपेशन हो, जो कि यूएन चार्टर के अगेंस्ट है, जो कि इंटरनेशनल लॉ की बिल्कुल वाज़ेह उसकी वायलेशन है। तो ये उस वायलेशन की वजह से काशिफ साहब, लेकिन ये तो अपनी जगह हकीकत है ना कि 60,000 शहादतें से ज़्यादा बल्कि फ़लस्तीन में हुई, फिर गज़ा को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया।
लेबनान बहरहाल अभी तक खड़ा हो रहा है, लेकिन एक वहाँ आपको इल्म एक ख़तरनाक किस्म का एथनिक और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी है, और ग़ालिबन इसराइल कोशिश करेगा कि इसको एक्सप्लॉइट करे, क्योंकि जहाँ आपने देखा कि जो एक लिहाज से वो ये नहीं चाहेगा कि बराह रास्त ख़ास तौर पर जो उनकी जो सहूनी उनकी जो ईसाई आबादी है वो इस वॉर में हो, क्योंकि एक मजहबी रंग तो है ना बहरहाल इस पूरी लड़ाई का। जी मुजाहिद साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया, और आपने जो ओवरऑल पूरी सूरत हाल को आप सही अंदाज में उसका आप जायज़ा ले रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि यही कोशिश इसराइल की इस वक्त है। मसलन आप देखें जिस तरीके से वो वहाँ पर वहशियाना ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सिर्फ हिजबुल्लाह के जो स्ट्रांग होल्ड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं करे, बल्कि जो सुन्नी कम्युनिटी और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको भी टारगेट किया जा रहा है, उनकी भी इमारतों पर हमला किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और कोशिश यही है कि जब इस तरह से वहशियाना ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा तो लोग अंदर से हिजबुल्लाह के खिलाफ उठ खड़े होंगे। वहां पर यह कोशिश की जा रही है कि जो क्रिश्चियंस हैं उनको मुसलमानों के अगेंस्ट, और शिया और सुन्नी का जो एक, जैसा कि आपने तारीखी पस मंजर का उसका आपने हवाला दिया, उस कॉन्फ्लिक्ट को दोबारा जो है वो रिवाइव किया जाए, क्योंकि जब अंदर से कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इसराइल को इस चीज का अंदाजा है कि वो हिजबुल्लाह को जो तमाम कम्युनिटीज से हिमायत मिल रही है वो हिमायत खत्म होगी, हिजबुल्लाह कमजोर होगी और फिर इसराइल के लिए वो जंग आसान होगी। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर हम देखें, बिल्कुल न्यूट्रल जो मीडिया आउटलेट्स जो चीजें दिखा रहे हैं, मसलन वेस्टर्न मीडिया जो इवन दिखा रहा है, उसमें भी अभी तक ये नजर आ रहा है कि वहां पर जो यकजहती है मुख्तलिफ कम्युनिटीज के दरमियान, मुख्तलिफ सेक्ट्स के दरमियान, मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान या शिया और सुन्नी के दरमियान, इस जंग के बाद उस सॉलिडेरिटी के अंदर, उस यकजहती में मजीद इजाफा हुआ है। मतलब मैं आपको बताता चलूं बरेलवी साहब कि अभी इस वक्त ये सूरत हाल है कि जो जनूबी लेबनान से जो शिया स्ट्रांग होल्ड और हिजबुल्लाह के जो स्ट्रांग होल्ड समझे जाने वाले इलाके हैं, वहां से जो माइग्रेट करके लोग जा रहे हैं वो किस कम्युनिटीज, वो क्रिश्चियन इलाकों की तरफ जा रहे हैं। और मैं कल ही देख रहा था, इंटरनेशनल मीडिया में ये दिखाया जा रहा था कि वहां पर क्रिश्चियंस लोग न सिर्फ उनको वेलकम कर रहे हैं बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि हम हिजबुल्लाह के साथ हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हिजबुल्लाह उनके डिफेंस, उनके ऑनर, उनकी डिग्निटी और उनकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करती है। तो सो फार सो गुड, इजराइल अपनी लीथल पावर के इस्तेमाल करने के बावजूद आपने दुरुस्त फरमाया, काशिफ वो मेरे खदशात अपनी जगह, लेकिन ये भी एक अफसोसनाक अमर है कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, हमारे वाले अस्करी माली वसाइल से भरपूर, यानी हम एक करारदाद तक पास नहीं कर पाते। अब हम देखते हैं 24 घंटे हमारे यहाँ कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास चलते हैं, चलते चलते एक करारदाद ही पास करते हैं यकजहती की। तो ओवरऑल आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आपकी गहरी नज़र है। मैं तो ये समझता हूँ कि इसराइल को चाहे हिजबुल्लाह या हमास कितना ही लड़ें, जब तक ख़ुद अरब आवाम खड़े नहीं होंगे सड़कों पर, अपनी इमारतों और बादशाहतों पर प्रेशर नहीं डालेंगे, उस वक्त तक ये बर्बरियत जारी रहेगी। काशिफ साहब, देखिए मुजाहिद साहब, उम्मत मुस्लिमा के हवाले से, हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ के हवाले से इंतहाई बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। मसलन हमारी ये मुजरिमाना खामोशी फ़लस्तीन और गज़ा और लबनान के मासूम लोगों की नस्ल कुशी पर, वहाँ पर मासूम बच्चों, औरतों और बेगुनाह लोगों के कत्लेआम पर, ये जो हमारे हुक्मरानों की, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मुजरिमाना खामोशी है, ये इंतहाई कंडेमनेबल है। लेकिन उसकी वजूहात हैं, क्योंकि हमारे मुस्लिम वर्ल्ड को पहले से मुख्तलिफ तरीकों से कंट्रोल किया गया है। मसलन आप अगर मिडल ईस्ट की आप बात करते हैं तो वहां पर आप देख लें किस किस्म के रिजीम्स हैं, वो पपेट रिजीम्स हैं जिनको मुख्तलिफ तरीकों से खुद अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, जिनके इसराइल के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स हैं। आपने देखा मसलन जो अब्राहमिक अकॉर्ड के नाम पर वहां पर यूएई ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए, बहरीन ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए। और जैसा कि आप फरमा रहे थे कि अगर ये वाकया ना
ना होता 7 अक्टूबर वाला, तो शायद इस वक्त सूरत हाल ही बदल चुकी होती और दुनिया इस्लाम के सबसे बड़ा मुल्क भी इस वक्त वो उनके साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर चुका होता। तो ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है। उसकी वजह ये कि हमारी जो फोरम्स हमारे पास अवेलेबल है, एक तो सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो हमारे मुस्लिम ममालिक में जो हुक्मरान है वो अवाम की सही मानों में नुमाइंदगी नहीं करते, क्योंकि अगर आप ग्रास रूट लेवल पर अवाम में देखें, अरब स्ट्रीट के अगर आप बात करें, वहां पर बहुत ज्यादा नफरत पाई जाती है, अमेरिका से नफरत पाई जाती है, इसराइल के साथ के हवाले से नफरत पाई जाती है, और लेकिन जो वहां पर हुक्मरान हैं वो पपेट रिजीम्स हैं, वो कठपुतली हुक्मरान हैं अमेरिका के। तो ये बड़ा मुश्किल है। इस वजह से जो हमारे ओआईसी जैसे इदारे हैं वो भी सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक जो वो महदूद रहते हैं और कोई टेंजेबल एक्शन वो परफॉर्म भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि हमारा ओआईसी को अगर वो कुछ करना भी चाहे तो वो जुबानी जमा खर्च से आगे कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कोई नेटो जैसी ऐसी फोर्स नहीं है जो ये कहे कि एक पर हमला सब पर हमला होगा और सब उसके डिफेंस में आएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा जुबानी जमा खर्च कर सकते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ से तो सिर्फ वो जुबानी जमा खर्च और मजलूम की जो एक कम से कम ईमान का एक दर्जा होता है कि आप मजलूम की हिमायत कर लें, अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम ममालिक की तरफ से तो वो भी नहीं हो। काशिफ साहब की आपने अंदाज़ा लगाया होगा गुफ्तगू से, मशरक़ वस्ता पर बड़ी गहरी नज़र है, ख़ास तौर पर इस पूरी जो रीजन में। इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कोशिश कर रहा हूँ मैं बैरूत में किसी सीनियर जर्नलिस्ट से रब्ता हो तो ब्रेक के बाद आएंगे, तो उम्मीद है हम उनसे रब्ता कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। पहले भी आपको मैंने ये मंज़र दिखाया, किस तरह एक बेबस औरत मलबे के ढेर पे खड़ी आहो बका में मसरूफ़ थी। हमें ज्वाइन किया है। हमने कोशिश की कि बैरूत में वहाँ के सीनियर से ताकि ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम किया है। थैंक यू मिस्टर दाफीद ज़ईद। इज़ अ डिफ़िकल्ट नेम फॉर मी, आई थिंक इज़ अ टिपिकल Lebanese name, but I'm very thankful that you join us. What is the current situation in Lebanon, particularly after the Hizb hospital attack, Mr. Dafid? To start off with, there was no a direct attack on a hospital. There was an attack near a hospital, near the General Hospital in Beirut, and unfortunately, there were more than 20 lives lost in that attack and tens of injured. However, the general atmosphere in Beirut was relatively calm over the past week because, as you all know, the Israelis stopped targeting Beirut or the southern suburbs of Beirut known as Dahi. But these have resumed over the past week, and it has been very intense with tens of airstrikes happening within minutes, within the hour. I believe yesterday was within an hour or two, more than 15 strikes on the southern suburbs of Beirut. However, attacks outside of the southern suburbs of Beirut, when it comes to Beirut, has not happened. But there is still bombing across all over Lebanon. And yeah, you can imagine what the atmosphere and the situation is like. Mujahid, are you looking in near future a big war? Sorry to say I use big war, but long war directly between Hamas and Israel in future? Well, at the moment, it's really hard to say if there's going to be another big war between Hamas and Israel, because the war hasn't stopped yet between Hamas and Israel. Hamas are still conducting operations, although they have received some very big blows in the past year. With the killing of their leader Haniyeh, and then later on last week when they killed Sinwar. And this is believed by Israel and some other players that it will weaken Hamas. Although Hamas has been weakened not because of their leaders being taken out, but because of the intense bombing of Gaza, which has been indiscriminate. They have carpet bombed the entirety of the whole strip.
However, Hamas as an ideology, as people, as supporters have remained strong, and we can see that particularly because we know that the Israelis with other partners had tried to create a coalition to the post-Hamas Gaza to rule and govern the Strip, and that has not been able to happen. They haven't been able to find anyone inside of Gaza to replace Hamas, neither anyone outside of Gaza. That shows that Hamas has been, that the people of Gaza and Hamas are in solidarity in some form. Mr. Saeed, I will not go in detail, but as you know, Lebanon is in the past a big civil war and ethnically and religiously divided. And maybe, and why not, Israel will exploit this situation that because of Iran's presence in Lebanon is the major reason of this conflict or war, Mr. Reed? Well, if you want to take it like that, it has historically never been as one against Israeli aggression. However, it doesn't have to, the lines are not drawn against religion and sects because it's a bit mixed. It's more than pro-Western, anti-Western occupation of the Middle East. So that's where the line is drawn. So it's not really sectarian, it's not really religion-based, even if it might seem so on, if you look back, if you look from afar on it, because yeah, the majorities of sects and religions try to or tend to somehow stick together and be one unit when it comes to such greater causes. However, it's not quite that simple in Lebanon. However, today you see a very big population that is supporting Hezbollah, they're supporting Lebanon because they're not seeing it as a war on Hezbollah only, but a war on entire Lebanon, and that has broken down some of the tension that used to be before between some political parties and sects. Mr. Saeed, last question I want to know, and God save you, what is the situation when we are talking about, when I am talking with you, in particular in Beirut? Well, of course, you try to keep life normal to some extent, but it's very hard. Whether you're close to the areas being bombed or you're not, the country is not well. It's bleeding. Of course, regardless of where you stand on this conflict, your country is under attack, and you feel it, and it's not a good feeling. It's depressing, and many people are scared, especially if you have a family, if you have children. It doesn't matter where you are in Lebanon. You're going to be scared for their lives. And, well, some say life must go on, and some are trying it, but of course, it doesn't go on as normal like it would when it wouldn't be a war. When a small part of Lebanon hurts, even though it's not a small part, it's like half of Lebanon is hurting, but the remaining half hurts with it. Thank you, Mr. Saeed. And as you know, आपको इल्म है कि इस वक्त जो लेबनान में ख़ास तौर पर जो एक अस्पताल पर हमला हुआ, बता रहे थे कि 20 शहादतें हुई, सैकड़ों ज़ख्मी हुए। इसराइल, गज़ा और फ़लस्तीन के बाद लेबनान को भी इसलिए जंग का निशाना बना रहा है कि वहाँ हिज़बुल्लाह का बहुत बड़ा घर है, जो मज़ाहिमत की सबसे बड़ी हिज़बुल्लाह और हमास तंजीमें हैं, मगर यकीनन उसे ख़त्म नहीं कर सकेंगी, बल्कि उनकी मज़ीद शिद्दत से मुज़ाहमत जारी रहेगी। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद को इजाज़त दीजिए।